अच्छा, ठीक है ना। देखिए जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होता है ना पेशेंट का, ये कहाँ से ये स्टार्ट होता है? देखो, इट शुड बिगिन लॉन्ग बिफोर द ऑपरेशन। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट बात होती है, इट शुड बिगिन लॉन्ग बिफोर द ऑपरेशन। देखें जो जनरल जो केयर है पेशेंट की, और एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, जनरल केयर ऑफ द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, इस दौरान मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट और असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। क्यों मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट इस एट रेगुलर इंटरवल्स में? इससे हम क्या कर सकें, मॉनिटरिंग और असेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल से हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको टाइमली इंटरवीन कर सकें, टाइमली इंटरवेंशंस कर सकें और पेशेंट को बचा सकें। इसी को पोस्ट ऑप केयर कहते हैं। मैंने क्या कहा, देखें, जनरल केयर ऑफ द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग विच वी डू मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, वी डू असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। क्योंकि हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कर सकें और उनको अर्ली ट्रीट कर सकें। इसी को हम पोस्ट ऑप केयर कहते हैं। ठीक है ना। तो पोस्ट ऑप केयर के ऑब्जेक्टिव्स वही वाली बात है, जनरल असेसमेंट आफ्टर सर्जरी, ठीक है, पेन रिलीफ इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और क्या होता है उसके बाद प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, विथ फ्रीक्वेंट रेगुलर मॉनिटरिंग एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसी तरह अर्ली मैनेजमेंट, अगर कोई मैनेजमेंट को मैं MX लिखता हूँ, कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको अर्ली मैनेज कर सकें। इसी तरह रिकॉर्ड रख सकें, तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, पोस्ट ऑफ केयर के। ठीक है, देखिए जो पोस्ट ऑफ केयर होती है ना, ये इसके 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 रिकवरी फेज़, नंबर 2 वार्ड केयर टिल डिस्चार्ज, और नंबर 3 केयर आफ्टर डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्टोमा लेके घर जा रहा है तो उसकी केयर, अगर पेशेंट कोई क्या कहते हैं PT किसको बोलते हैं, अगर कोई पेशेंट फिजियोथेरेपी करने वाला है तो उसकी केयर, इन सब में ये 3 जो है ना ये फेजेस हैं। कौन से, रिकवरी फेज़, वार्ड केयर और फिर पोस्ट डिस्चार्ज केयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकवरी फेज़ में हम क्या करते हैं। ठीक है ना। तो देखें रिकवरी फेज़ में जब हम रिवर्सल फ्रॉम एनेस्थीसिया होता है और एक्सट्यूबेशन होती है पेशेंट की, तो ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं जब पेशेंट अवेक होता है और कॉन्शियस होता है। याद रखें, जब पेशेंट OT थिएटर में अवेक और कॉन्शियस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको शिफ्ट करते हैं रिकवरी में। और याद रखें, इसको रिकवरी में सर्जन्स शिफ्ट नहीं करते, बल्कि एनेस्थीसिया के स्टाफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है ना, हम शिफ्ट करते हैं रिकवरी में। रिकवरी में फिर याद रखें, रिकवरी रूम होना चाहिए नियर टू द ऑपरेशन थिएटर, और अंडर, रिकवरी रूम होना चाहिए अंडर एनेस्थीसिया सुपरविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम वार्ड में भी देखते हैं कि सारे के सारे सर्जन्स घूम रहे होते हैं रिकवरी रूम में। रिकवरी रूम में एनेस्थीसिया वाले होने चाहिए। ठीक है ना। और जब पेशेंट एक बार शिफ्ट होता है रिकवरी रूम में तो पेशेंट को क्या लगाना चाहिए, कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमीटर से उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और BP मेजरमेंट, नॉन इन्वेसिव BP मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखें जो ड्रग्स हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, रिक्वायर्ड फ्लूइड, रिक्वायर्ड एलोगरिथम्स अवेलेबल होने चाहिए। कहाँ, रिकवरी रूम में, जो कि चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होते हैं ये देखो, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है उसको डील नहीं करना क्या, इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आती है या फिर कोई एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन आती है तो हम ताकि डील कर सकें उस कॉम्प्लिकेशन के साथ। ठीक है, नीचे वाली बात भी यही कह रहा है कि रिकवरी रूम में पेशेंट को ऑब्ज़र्व करने का एम क्या होता है कि कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए और अर्ली मैनेज किया जाए। मैनेज को मैं MX लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो ये रिकवरी फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और जब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो अगर हम फेल हो जाएं इनके कॉम्प्लिकेशंस के साथ, केयर की, मैनेजमेंट की और इनकी कॉम्प्लिकेशंस को डील करने में, तो कैटास्ट्रॉफिक रिज़ल्ट्स आ सकते हैं पेशेंट के लिए भी, और मेडिकल लीगल इश्यूज़ भी आ सकते हैं स्टाफ के लिए भी। ठीक है ना। ऐसे में 1-on-1 केयर होना चाहिए एक पेशेंट के ऊपर ही एक डॉक्टर ताकि वो केयर सही हो सके। ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें, डॉक्टर कितनी दफ़ा देख सकता है किसको, पेशेंट को।
मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वो दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेज ऑफ द रिकवरी, नेचर ऑफ सर्जरी और क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ केयर इन द रिकवरी रूम, कंपोनेंट्स ऑफ केयर इन द रिकवरी रूम क्या क्या हो सकते हैं। देखें, बेसिक मैनेजमेंट इसमें होगी और एयरवे एंड ब्रीथिंग। ठीक है, फिर सर्कुलेशन अगेन था तीसरे नंबर पे, फिर फ्लूइड बैलेंस हो सकती है और कोर टेम्परेचर को देखना हो सकता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ केयर इन रिकवरी रूम, ये आप बार बार एक्सरसाइज करें। ठीक है, ठीक है ना। तो हम इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, इस पे फिर फ्लूइड बैलेंस और कोर टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, बेसिक मैनेजमेंट क्या, इट इज़ द क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। देखो, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट को बेसिक मैनेजमेंट ही कहते हैं। देखें, इसमें हमने मेन हमारा जो प्रायोरिटी या मेन एम क्या होता है, एयरवे को सिक्योर करना, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को पेशेंट को देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पेन कम करें, एंजाइटी कम करें पेशेंट की, रिलीफ पेन रिलीफ एंजाइटी, माउथ वॉश स्पेशली आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट की पोजीशन देखेंगे हम, प्रेशर पॉइंट्स की केयर करेंगे। ठीक है, ओके, प्रेशर पॉइंट्स की केयर करेंगे। और उसके बाद प्रोफाइलेक्टिक जो मेजर्स हैं, प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स अगेंस्ट वेनस स्टेसिस। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स रहेंगे अगेंस्ट वेनस स्टेसिस, यानी कि कैसे करेंगे भाई, पैसिव लेग एक्सरसाइजेस करेंगे। कहाँ, ये सारे हमने रिकवरी रूम में करने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एयरवे एंड ब्रीथिंग। ठीक है, एयरवे एंड ब्रीथिंग में हम देखेंगे कि हम सबसे पहले सक करेंगे, जो क्लियर करेंगे जितने भी सिक्रीशंस हैं यहाँ पे एयरवे में जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम उसको आर्टिफिशियल जो एयरवे उस वक्त तक लगा रहने देंगे टिल द पेशेंट मेंटेन्स हर ओन एयरवे। ठीक है, उस पेशेंट अपना ओन एयरवे जब तक वो मेंटेन नहीं करेगी तब तक हम उसको आर्टिफिशियल एयरवे उसको लगा रहने देंगे। ठीक है, नाउ इफ़ ब्रीदिंग इज़ डिप्रेस्ड। ठीक है, अगर ब्रीदिंग डिप्रेस्ड आ रही है पेशेंट की तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, हम सस्पेक्ट करेंगे कि रेजिडुअल एनेस्थेटिक गैस हो सकती है या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऐसे केस में एयरवे सक्शन हम करेंगे और मास्क ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, मास्क ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है ना। और अगर ट्रेकियोस्टमी वाला पेशेंट है तो उसको हमने स्पेशल केयर के साथ देखना है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टमी केयर हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रेकियोस्टमी की कैसे केयर करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ केयर इन रिकवरी रूम पढ़े, हमने बेसिक मैनेजमेंट पढ़ी, हमने एयरवे और ब्रीथिंग पढ़ी। अभी हम सर्कुलेशन करते हैं। तो सर्कुलेशन में हमने क्या करना है, हर 15 मिनट बाद बीपी चेक करना है पेशेंट का, रेगुलरली हमने पल्स रेट चेक करना है, वूंड्स को एग्जामिन करना है और ड्रेन्स को एग्जामिन करना है कि हमने देखना है कि कोई रिएक्शनरी हेमरेज तो नहीं हो रही पेशेंट में। ठीक है, तो सर्कुलेशन में इतना ही। ठीक है, अब फ्लूइड बैलेंस देखते हैं, उसके बाद कोर टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है ना। फिर फ्लूइड बैलेंस में देखें कि जो मेंटेनेंस, जो एडिक्वेट मेंटेनेंस फ्लूइड देना चाहिए किसको, पेशेंट को, जब मेंटेनेंस फ्लूइड देना चाहिए पेशेंट को, और ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस ब्लड प्रोडक्ट्स अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं CVP के साथ, और बाय CVP हम इसको मॉनिटर करेंगे। इवन यूरिन आउटपुट को मैं इस तरह लिखता हूँ, यूरिन आउटपुट प्रोवाइड्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर देखो यहाँ पे लिखा हुआ कोर टेम्परेचर। ठीक है, क्या कौन कौन सी अगेन याद रखो, बेसिक मैनेजमेंट, एयरवे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, फ्लूइड बैलेंस, कोर टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर में हमारे पास क्या क्या है। कोर टेम्परेचर में देखें कि सर्जरी के बाद ब्लड टेम्परेचर लो हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है ना, जब गिरता है तो इसको हमने रिकवरी रूम में इसको सेट करना है। ठीक है, याद रखें फिर ज़्यादा टेम्परेचर होता है बॉडी का तो पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेफिनेटली देखें हाथ में वेज़ोडाइलेशन होगी, सारा कूलिंग हाथ में आएगी होगी तो फिर हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखें स्पेशल फ़ीचर्स, आपको पता है ना फ़ीचर को मैं ऐसे लिखता हूँ, और स्पेशल फैक्टर को मैं ऐसे लिखता हूँ, फ़ीचर को मैं ऐसे लिखता हूँ, फ्रैक्चर को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो देखें कि सर्टेन जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है सर्टेन जो कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस, डिमांड
स्पेसिफिक एक्शंस ड्यूरिंग रिकवरी, ठीक है। ड्यूरिंग रिकवरी कुछ ऐसी कंडीशंस है जो स्पेसिफिक एक्शंस चाहिए होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, DSM ब्लड शुगर मॉनिटरिंग उसकी करेंगे। कार्डियक पेशेंट, कार्डियक डिजीज़ के साथ कोई है, ECG मॉनिटरिंग करेंगे। इसी तरह वेस्कुलर सर्जरी के साथ है, उसकी डिस्टल लिम्ब पल्सेशंस, DLP देखेंगे, उसकी डिस्टल लिम्ब पल्सेशंस उसके देखेंगे, ठीक है। इसी तरह यूरोलॉजी का कोई है तो देखेंगे कि कैथेटराइजेशन हो रही है कि नहीं, ठीक है, टाइप का जो पेशेंट ETC, ठीक है। इसी तरह याद रखें, पेशेंट फिर क्या होता है जब फुली कॉन्शियस हो, स्टेबल हो वाइटली एंड हीमोडायनेमिकली, और डज नॉट रिक्वायर हो कि कोई उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए, कार्डियक सपोर्ट चाहिए, इससे वो आउट हो, और टेम्परेचर उसका गुड रेंज में हो, तो इसको हम क्या करेंगे, पेशेंट को शिफ्ट टू वार्ड कर देंगे। याद रखें, अगर सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया है तो हम पेशेंट को वार्ड नहीं शिफ्ट करेंगे। जब हाइपोथर्मिया है तो पेशेंट को वार्ड नहीं शिफ्ट करेंगे। याद रखें, अगर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हुए इन्फो जो है, जितनी भी इन्फो पेशेंट से रिलेटेड है, वो हमें वार्ड के स्टाफ को देनी है। कौन कौन सी इन्फो, ऑपरेटिव डिटेल, ड्रेन्स कितने रखे हुए हैं, मेडिकेशंस क्या क्या हैं, मेडिकेशन की वो लिस्ट, ठीक है। इसी तरह ब्लड लॉस कैसे कितना हुआ है, अगर कोई और काबिल गौर बात जो ड्यूरिंग ऑपरेशन हुई हो या इन द रिकवरी रूम हुई हो, तो वो वार्ड के स्टाफ को हमें इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो अब वार्ड में क्या देखें, वार्ड में जब पेशेंट शिफ्ट होता है तो वार्ड में हमारा जो एम क्या होता है, वार्ड में हमारा एम होता है कि हम पेशेंट को एक जो स्टेबल जनरल कंडीशन में रखें, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट करें, ठीक है ना। केयर इन द वार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले जनरल केयर आता है। जनरल केयर में, ठीक है ना, जनरल केयर में जो रिकवरी फेज़ में जो हमने केयर की है वो शामिल होती है। साथ में अर्ली एम्बुलेशन मतलब मोबिलाइजेशन। देखें, एम्बुलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम डिक्रीज़ कर सकें थ्रोम्बोटिक इवेंट्स यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह को, ठीक है। देखें, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हम उसी दिन एम्बुलेट कराते हैं, मोबिलाइज़ कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपेंडेक्टमी में, हर्निया रिपेयर वगैरह में, ठीक है, उसी दिन हम पेशेंट को मोबिलाइज़ कराते हैं। तो मज़ीद फर्दर हम एम्बुलेशन पे नज़र डालेंगे कि डिफरेंट सर्जरीज़ में कब तक एम्बुलेट करना है हमें, ठीक है ना। इसी तरह जो पेशेंट है, पेशेंट को अगर मूव नहीं कर पाता, जैसा कि पेशेंट है कोई जिसकी एम्पुटेशन हुई पड़ी है, ठीक है, इस तरह का, उसको फिर हमने अटेंशन देने हैं। कहाँ अटेंशन देने हैं, स्पेशल स्किन केयर के लिए अटेंशन करनी है हमने, और कहाँ स्पेशली प्रेशर एरियाज़ में, जैसा कि पीछे बटक्स रीजन में, और जो दूसरा जो ठीक है ना, इलियक रीजन में, ठीक है। इसी तरह एडिशनल स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या आती है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट में जो अगर सर्जरी से रिलेटेड कोई नेचर ऑफ सर्जरी कौन सी है उससे रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह अंडरलाइंग डिजीज़ वगैरह में केस में हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट देख लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ वगैरह में ये वो फिलाफिस्ता, ठीक है, CCF में, फिर इस तरह की स्पेसिफिक जो मैनेजमेंट है, अंडरलाइंग डिजीज़ हो तो उसकी फिर हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट नेक्स्ट है। पेन मैनेजमेंट जो है पहले हमने देखा कि जनरल केयर, फिर पेन मैनेजमेंट पेन लेडर हमने देखना है। पेन लेडर भी हम इसके ऊपर भी एक देखेंगे, नज़र डालेंगे वाई में बना के, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है ना। फ्लूइड बैलेंस में हमने क्या करना है, फ्लूइड लॉस, आर्ली फ्लूइड लॉस हमने देखना है। इसके अलावा यूरिन आउटपुट हमने 4 आर्ली देखना है, NG एस्पायरेशन हमने 12 आर्ली देखनी है, और ड्रेन आउटपुट भी हमने देखना है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हमें, आपको पता है ना कि हमने मेंटेनेंस फ्लूइड वगैरह जो भी है, ठीक है ना, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इस हिसाब से हम फ्लूइड देते हैं। अच्छा, साथ में इस पर हम ऐड करते हैं टेम्परेचर, हर पर टेम्परेचर राइज़, आपको पता है 200 ml ज़्यादा फ्लूइड चाहिए होता है, लंग्स की लॉस, स्किन लॉस वगैरह हम सारे देख के फिर फ्लूइड बैलेंस रखते होते हैं पेशेंट को, तो हमने इस तरह देखना है, ठीक है ना। तो IV फ्लूइड जो है, IV फ्लूइड्स हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे वार्ड में। हम अवॉइड करेंगे, हम कोई चीज़ अननेसेसरी फ्लूइड्स देने से हम अवॉइड करेंगे। ओरल फ्लूइड्स जो हैं, ओरल फ्लूइड्स देंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ओरल फ्लूइड्स का भी यही है कि सिप्स हम क्या अलो कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम एक वाई में बना के नज़र डालेंगे। फिर हम देखें IV फ्लूइड्स आर स्टॉप्ड
और ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, ठीक है ना, वंस नॉर्मल ओरल इंटेक इज़ इस्टेब्लिश। जैसे ओरल इंटेक इस्टेब्लिश होती है तो नॉर्मली स्लोली हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड्स स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द थ्रेशोल्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ 8 ग्राम्स। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन जब जैसे पेशेंट को होता है, किसी पेशेंट को, तो हम बीपी मॉनिटर करेंगे, पी पल्स रेट और टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे टू हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंटली इनका। ठीक है ना, स्पेशली उन पेशेंट्स का जिनमें हम ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं, तो क्योंकि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वगैरह अगर होता है तो अर्ली डिटेक्शन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करने के लिए। फिर मेडिकेशंस हम ऑर्डर करेंगे नर्सिस को, भाई आपने एंटीबायोटिक्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लो मॉलिक्यूलर वेट, हेपरिन, फ्लूइड्स, एनर्जी, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, सर्जरी रिलेटेड कोई भी पार्टिकुलर सर्जरी का जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको हम चेक एंड मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूट्रिशन आती है। ठीक है ना, डाइटरी इंटेक हमने सारे पेशेंट्स में सही तरीके से मॉनिटर करना है, डाइटरी इंटेक। ठीक है ना, इसी तरह इंडिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या है, पोस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अगर 5 से ज़्यादा दिन तक पेशेंट ना खाए तो हम उसको पोस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। और ऐसे केसेस में हम क्या कैसे करेंगे, इसको एंटेरल फीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंटेरल फीडिंग में जो है ना वो लेस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो एंटेरल फीडिंग भी हम देखेंगे न्यूट्रिशन के चैप्टर में। ठीक है, इसी तरह देखें साथ साथ जब अगर हम इसको एंटेरल फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पेशेंट का क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड बैलेंस चेक करेंगे और सीरम इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिजियोथेरेपी। देखो फिजियोथेरेपी जो है एक रैपिड रिकवरी में बड़ा रोल प्ले करती है। ये बचाती है चेस्ट इन्फेक्शन से, ये बचाती है पेशेंट को थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट से, टीई इवेंट से, और ये बचाती है पेशेंट को बेड सोर से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वूंड केयर। वूंड केयर देखें, एग्जामिन करें कोई वूंड को, ड्रेसिंग देखें, उससे सीपेज वगैरह तो नहीं हो रही है। ठीक है, वो आपने देखना है, ये वार्ड केयर में शामिल है। वार्ड केयर में दूसरी चीज़ सर्जिकल ड्रेन्स, एनजी वगैरह शामिल है। इसमें सर्जिकल ड्रेन्स में हमने मॉनिटर्स करना होता है। क्या मॉनिटर करना होता है, हमने इनका आउटपुट मॉनिटर करना होता है। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास एनजी ट्यूब है। एनजी ट्यूब जो है, एनजी ट्यूब अगर तो जो है एनजी ट्यूब क्या करती है, एनजी ट्यूब it drains fluid from the stomach or swallowed air from the stomach। ठीक है, अच्छा कब हम एनजी ट्यूब निकाल सकते हैं, जब एनजी आउटपुट 100 से 200 ml से कम हो, 100 और 200 ml से, 100 और 200 ml से, यानी कि 100 से कम हो। ठीक है, 200 से कम हो तो भी चलेगा, 100 से कम हो तो भी चलेगा सर्टेन सर्कमस्टांसिस पे, तो हम एनजी रिमूव कर सकते हैं। साथ साथ में हम पेरिस्टेल्सिस देखेंगे, पेशेंट की पेरिस्टेल्सिस पॉजिटिव है, बॉल साउंड्स वगैरह। ठीक है, तो हम एनजी रिमूव कर सकते हैं। ये एनजी रिमूव करने का प्रोटोकॉल है। इसी तरह चेस्ट ड्रेन देखें, हम चेस्ट ड्रेन देखें, चेस्ट ड्रेन हम द चेस्ट ड्रेन कब रिमूव कर सकते हैं, व्हेन कैन वी रिमूव चेस्ट ड्रेन। ठीक है, जब बबलिंग स्टॉप हो, 24 घंटे से बबलिंग नहीं हो रही हो, अगर पेशेंट कफ करे फिर भी बबलिंग नहीं हो रही हो, और चेस्ट ड्रेन डेली एक्सरे में लंग्स आपको नज़र आए फुली एक्सपेंडिड हों, लंग्स फुली एक्सपेंडिड हों, तो हम उस टाइम चेस्ट ड्रेन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो ड्रेन्स एट द ऑपरेटिव साइट्स, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर मैंने आपको पिछले दिनों बताई थी कि ड्रेन यूज़ फॉर रिमूवल ऑफ फ्लूइड कलेक्शन। देखो कोई भी ड्रेन हम उसको डालते हैं जब फ्लूइड कलेक्शन का ख़तरा हो, हम इसको रिमूव कर सकते हैं ड्रेन एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दे इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन इनटू द बॉडी। हम जितनी जल्दी हम चाहें ये इसको, जितनी जल्दी हमें मतलब ज़रूरत हो लगे कि उठाना चाहिए, हम उठा सकेंगे, उठाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्रेन की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं इसमें। देखो डालने में ही ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को, एक स्ट्रेस है ना, एक एक्स्ट्रा सुराख बनता है, वो भी एक स्ट्रेस है। इसी तरह फेलियर टू ड्रेन एडिक्वेटली, ठीक है, फेलियर जो होता है ना इसका, इस प्लेसमेंट में इसका फेलियर, या फिर स्मॉल साइज़ अगर कोई ड्रेन लगी हुई है, या ब्लॉक लुमेन है, तो ये फिर कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं। डिसकनेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इन्फेक्शन फैल सकता है। इसकी ड्रेन ट्रैक जो होता है इसका ड्रेन ट्रैक, तो ये टर्म है ड्रेन ट्रैक, इससे इन्फेक्शन
जा सकता है अंदर, ठीक है ना। तो ये देखें फेलियर टू ड्रेन एडिक्वेटली, मतलब फेलियर टू ड्रेन, अंदर जो फ्लूइड है ना, ये लिखा हुआ है फेलियर टू ड्रेन फ्लूइड एडिक्वेटली, यानी ड्रेन की एक कॉम्प्लिकेशन है ना कि वो नाकाम हो रही है, हमने डाली तो है लेकिन नाकाम हो रही है कि अंदर से फ्लूइड निकाल सके, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये क्यों इस वजह से हो सकता है कि गलत प्लेसमेंट हो सकती है, छोटा साइज़ होने की वजह से सही ड्रेन नहीं हो पा रहा, इसी तरह ब्लॉक लुमेन होने की वजह से सही ड्रेन नहीं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्रेन की, ठीक है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। देखो हमारे पास 3 थे ना, एक था केयर इन रिकवरी रूम, दूसरा था केयर इन वार्ड, तीसरा हमारे पास है केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। देखो एक गुड कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, गुड कम्युनिकेशन। देखो इस पे मैंने सोचा है कम्युनिकेशन के, आप सेल नंबर उससे ले लें, ठीक है, बाद में भी टॉक करें उसके साथ, पेशेंट के साथ, और इसके अलावा जो है ठीक है, अपने चैनल्स अपने बना के उसको पेशेंट को आप वो इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। टॉपिक्स इस पे मैं बनाता हूँ, बना के मैं उसके बाद देखो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज का, डिज़ीज़ वाइज, फॉर एग्ज़ाम्पल फिशर है उसके हिसाब से, अच्छा हेमोराइड्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा उसके बाद पेशेंट, देखो पेशेंट जो है, पेशेंट को देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिली है और उस ट्रीटमेंट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह टाइम पेशेंट को ये भी पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कितना लगेगा कंप्लीट रिकवरी में, ठीक है। इसी तरह रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस इस बीमारी में, घर में रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आया मैं खेलूँ नहीं, बाज़ार नहीं जाऊँ, जंप्स नहीं करूँ, खाने में क्या परहेज़ करूँ, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस पेशेंट को पता होनी चाहिए पोस्ट हॉस्पिटल केयर में। इसी तरह ठीक है, इसको मैं पोस्ट हॉस्पिटल केयर बोलूँगा, PHC, ठीक है। इसको केयर आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी है लेकिन पोस्ट हॉस्पिटल केयर, ठीक है। अप्रिशिएट अप्रोप्रिएट जो इन्फॉर्मेशन है ये अटेंडेंट्स को भी होनी चाहिए जो उसके बीमारी के मुतालिक, ठीक है। पेशेंट जो है, पेशेंट का जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसको भी पता होना चाहिए कि जो लाइकली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वूंड इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, ठीक है। जो वो कॉम्प्लिकेशन जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक्स में हो सकते हैं आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये पेशेंट के उसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। एडवाइस को ज़रूरी होनी चाहिए पेशेंट को, वूंड केयर से रिलेटेड एडवाइस और मेडिकेशन से रिलेटेड एडवाइस, स्टिच रिमूवल से रिलेटेड और फॉलोअप से रिलेटेड एडवाइस पेशेंट को इन्फॉर्मेशन ज़रूरी पहुँचानी चाहिए।